हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर 120 स्कोर किया है अपने प्राइमरी सीटेट में। तो आज मैं आपको वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और अपनी स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। विश्वास कीजिए कि मतलब जो बोलते हैं ना कि एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होती है या फिर जो परफेक्ट गाइडलाइंस होती हैं या जो ट्रिक होती है ना, वो एक वही बंदा बता सकता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है जिसने वो एक्सपीरियंस किया हो। मैं मान सकती हूँ कि सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं और उसी के हिसाब से सबके मार्क्स भी अलग अलग आते हैं। बट जो मेरी जो स्ट्रेटजी रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको भी अच्छी लगती है तो आप भी इसे अपनाइए और आप भी इतना स्कोर करेंगे, ये मैं आपसे बिल्कुल ही बिल्कुल कह सकती हूँ श्योर होकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, ये मेरी मार्कशीट है जो मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि कोई झूठी बात नहीं है। मैंने कैसे अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया आप देख सकते हैं। ये मेरा नेम है और ये सारे के सारे पेपर 1 के सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और ये मेरे सारे मार्क्स हैं। मैंने पेडागोजी में 29, मैथमेटिक्स में 22, इन्वायरमेंट स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण में 25 और लैंग्वेज 1 हिंदी जो मेरी थी उसमें मैंने 25 और लैंग्वेज 2 संस्कृत में 19 स्कोर किए। और इस तरह मेरा टोटल मार्क्स हुआ कितना 120। और ये पेपर सेकंड के मार्क्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल मेरी ही मार्कशीट है और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या स्ट्रेटजी की थी, क्या मैंने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, सेल्फ स्टडी की थी या कोई पेड कोर्स लिया था। जो भी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको सब पूरे डिटेल में बताऊंगी और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं वो बता दूं जो आपके मन में इस वीडियो को देखकर क्वेश्चंस उठ रहे होंगे। क्या क्वेश्चन? पहला, क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है? क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है? क्या बिना कोचिंग के सीटेट क्लियर नहीं हो सकता? आंसर है जी हाँ, बिल्कुल क्लियर हो सकता है। मैंने बिना कोचिंग के ही अपना सीटेट क्लियर किया है, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ, सेल्फ स्टडी से क्रैक हो जाएगा क्या? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, बिल्कुल आप अगर अच्छे लगन से सेल्फ स्टडी करते हैं तो बिल्कुल आपका सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। क्या इसके लिए आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है या कहीं पर आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल भी नहीं। अगर आप में सच्ची लगन है और आप मेहनत करने का इरादा रखते हैं तो आप बिल्कुल ये एग्ज़ाम घर पर बैठकर अपने आप से पढ़ाई करके भी क्रैक कर सकते हैं। बस आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, आपके कोई पड़ोसी भाई बहन या दोस्त जो भी हैं उनका तो भाई 3 बार भी नहीं हुआ, चौथी बार भी नहीं हुआ, वो तो कोचिंग भी ले रहे थे। तो आपके मन में एक इनसिक्योरिटी आती है, क्या मेरा हो जाएगा यार? उसका नहीं हुआ यार, 3 बार में कोचिंग ले रहा है बंदा, 1 साल से कोचिंग पढ़ रहा है और मैं एक महीने में या कुछ ही दिनों में कैसे क्रैक कर सकता हूँ? जी हाँ, आप कर सकते हैं। मैं बताऊँगी कि आप उसे कैसे क्रैक कर सकते हैं। क्या इसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं? बिल्कुल नहीं। आप जितनी सारी किताबें लेंगे उतना ही कम पढ़ पाएंगे। अगर आप लिमिटेड किताबें लेंगे, लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखेंगे तो आप उतना ही बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ पाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है PYQs, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और सीटेट के लिए तो ये मतलब रामबाण है। अगर आपने लास्ट के 10 दिन आपने प्रीवियस ईयर जो पेपर आए हुए हैं पिछले सालों में उनको सॉल्व कर लिया ना, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत अच्छे से मेंटली प्रिपेयर होके जाइए और आप एग्ज़ाम को एकदम तोड़ देंगे, सच बता रही हूँ। अच्छा, तो इसके लिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या आपके मन में आता है कि हम कैसे स्कोर करेंगे? पहली चीज़ तो आती है कि पास हो जाए, बस पास हो जाए, क्योंकि इसमें बस पास होना है, ठीक है। 80 मार्क्स और 90 मार्क्स ये होते हैं। 90 शायद इसके लिए होता है SC और SC ST या OBC के लिए होते हैं 80 मार्क्स और 90 होते हैं जनरल वालों के लिए, पासिंग मार्क्स होते हैं, है ना। और फिर आप जितने भी ले आए वो आपके ऊपर है। आपको खुशी होगी कि हाँ मैंने मतलब इतना अच्छा स्कोर किया है, 120 स्कोर किया है, 116 स्कोर किया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे मत रहिए कि मेरे को तो बस पास होना है।
अगर आप अच्छा कर सकते हैं तो क्या वो मतलब आपको अगर ज़्यादा नंबर दे रहा है तो आप उससे ये बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो बस 90 चाहिए या मुझे तो बस 80 चाहिए, 80-82 चाहिए। ये शायद 82 होता है है ना, तो आप देख लेना। तो आपको क्या है, अपना बेस्ट देना है और बेस्ट स्कोर लाना है, ठीक है। आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को अपना बेस्ट देना है और बेस्ट स्कोर जितना भी आ जाए। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके जो माइंड में चल रहे थे उनके आंसर बता दिए। अब स्टार्ट करते हैं सीटेट के ऊपर बात। देखिए, अब सीटेट में कुछ चीज़ें यूनिक हो गई हैं। क्या, अब आपका जो सीटेट है पहले होता था सिर्फ 7 ईयर्स के लिए वैलिड, बट अब कर दिया गया है ये लाइफ टाइम वैलिड, ठीक है। मतलब इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। आप एक बार क्लियर कर लीजिए, ज़िंदगी भर आपका यही चलेगा। हालांकि मैं तो चाहती हूँ कि आप सीटेट क्लियर करें, वैकेंसी आए और शिक्षक बन जाएं, ज़रूरत ही नहीं है लाइफ टाइम की, है ना। बट ये अच्छी बात है कि ये लाइफ टाइम कर दिया गया है। अब आपको सबसे पहले क्या अपने माइंड में रखना है कि आपका जो ये वाला सीटेट होगा ना, ये पहला और लास्ट है, इसी में क्रैक कर लेना है मुझे, है ना। और टारगेट हम क्या बनाएंगे, 120+। बड़ा लग रहा है ना, टफ लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि 120 इतना इजी है, आपको भी पता चल जाएगा। हर हाल में पास करना ही करना है, समझ रहे हो। ये नहीं कि अब की बार नहीं हुआ तो अगली बार नहीं, अब की बार ही होगा, ठीक है, अब की बार ही करना है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले इम्पॉर्टेंट है सिलेबस। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि उस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी के लिए जो लेवल 1 आपका पेपर होता है, जो फर्स्ट पेपर होता है ना प्राइमरी के लिए लेवल 1 का, उसके बारे में देखते हैं। जूनियर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि सारी चीज़ें अगर क्लियर तरीके से बतानी है तो वो एक वीडियो में हो नहीं पाता है और वो कुछ हो जाती है और सब बेकार हो जाता है। मैं आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने वाली हूँ जो आपको सही से समझ में ना आए और आपके मन में कोई भी डाउट रह जाए। ओके, तो देखते हैं। इसमें फर्स्ट आता है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास। पेडागोजी जो आपने बीटीसी में भी पढ़ी होगी जब आप बीटीसी कर रहे होंगे, तो ये आती है आपकी पूरे 30 नंबर की, ठीक है। और हिंदी आती है हमारी, ये भी 30 नंबर की। और फिर आता है मैथ्स भी 30 नंबर का। और ईवीएस यानी पर्यावरण भी आता है हमारा 30 नंबर का। और जो हम लैंग्वेज चूज़ करते हैं वहाँ पर हमें 2 ऑप्शन होते हैं, अगर आप चाहे तो संस्कृत ले लें और अगर आप चाहे तो इंग्लिश ले लें, ठीक है। जैसी आपकी मर्जी हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ओके, तो ये भी आपकी होती है 30 मार्क्स की। तो ऐसे कितने सेक्शन हो गए, 5 सेक्शन हो गए और आपका टोटल मार्क्स 150। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस के बाद मैं आपको बताती हूँ इस पूरे 150 मार्क्स को ब्रेक करके कि 150 मार्क्स को किस किस सेक्शंस में आपको ब्रेक करना है। ये तो हमने सब्जेक्ट्स देख लिए, कितने सब्जेक्ट्स थे। देखिए, 150 मार्क्स में 90 मार्क्स की होती है पेडागोजी सेक्शन। मैं आपको बताऊंगी कि पेडागोजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब बाल विकास से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड, बच्चा कैसे सीख सकता है और एक शिक्षक यानी कि टीचर कैसे बच्चे को सिखा सकता है अच्छे तरीके से, है ना। तो ये सब चीज़ें पेडागोजी में आती हैं। और आगे देखेंगे इसमें सीडीपी, ये पूरी 30 नंबर की होती है। इसमें आप 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं अगर माइंडसेट सही है और आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं, सब कुछ सही है, तो आपके 30 आउट ऑफ 30 आने ही आने हैं, है ना। प्रेशर में कभी कभी हो जाता है, 1 मार्क्स इधर का उधर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 29 भी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो सीडीपी हो गई। ईवीएस जो 30 नंबर का आता है उसमें 15 नंबर की आती है पेडागोजी। ओके, ये जो 30 नंबर हैं आपके ईवीएस के, ये डिवाइड होते हैं 15-15 में, ठीक है। 15 नंबर की आती है पेडागोजी और 15 नंबर का जो आता है वो आपका एनसीईआरटी, जो मतलब 3rd, 4th और 5th की जो एनसीईआरटी होती हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे मैं आपको वो भी बताऊंगी, पहले फोकस करते हैं पेडागोजी पे। ओके, तो इसमें 15 नंबर की क्या हो गई, ईवीएस की पेडागोजी। अब इसके लिए अलग अलग पेडागोजी नहीं है, देखिए। और मैथ्स में आती है 15 नंबर की पेडागोजी, सभी में आती है 15-15 नंबर की एक्सेप्ट सीडीपी। बाल विकास में पूरा 30 नंबर का आपका पेडागोजी आएगा। ईवीएस में 15 नंबर की आएगी, मैथ्स में भी 15 नंबर की आती है और हिंदी में भी 15 नंबर की आती है। और आप
जो भी लैंग्वेज चुनते हैं अपनी, संस्कृत हो या इंग्लिश हो, इसमें उसी लैंग्वेज में पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं जो कि 15 नंबर के लिए होते हैं। ओके, क्लियर। आप संस्कृत में है तो संस्कृत लैंग्वेज में आएगा और इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आएगा, मतलब वही निकलता है। पेडागोजी या बाल विकास की जो चीज़ें होती हैं वो वही रहती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस आ जाता है आपकी इंग्लिश में। इसमें कुछ अप्रोचेस पूछ ली जाती हैं, मैं आपको बताऊंगी बाद में कि आप जो टॉपिक हैं वो उसके लिए वीडियोस बनाई जाएंगी, पूरा आपको सब चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी सीटेट के लिए। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अच्छा, पेडागोजी के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैंने यहाँ पे नोट की हैं, जो मैंने पर्सनली खुद की थी और मुझे उसका बेनिफिट मिला है। मेरे 29 मार्क्स हैं, 1 मार्क्स जो है वो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से या प्रेशर की वजह से कह सकते हैं, तो वो मेरा चला गया है ना। तो अगर आप ये गलतियाँ ना करें तो आपके 30 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं, बहुत से लोगों के आए भी हैं। ओके, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस किस पे करना है? बच्चे पे फोकस करना है आपको। आप जो चाइल्ड ओरिएंटेड, मतलब जो आपको ऑप्शन दिखेगा ना, बस उसको पकड़ लेना है। जहाँ पर बच्चे का विकास हो सकता है, जहाँ पर बच्चे को हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं, हमें वही ऑप्शन ऑप्ट करना होगा और वो 101% हमेशा सही होता है। ओके, अगर कुछ भी नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, NCF 2005 जो है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, मैं आपको पढ़ाऊँगी। RTE ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, 30 में से 30 पक्के हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो पेडागोजी हो गई, 90 नंबर का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। और बात करें तो इसमें क्या अलग अलग पेडागोजी पढ़नी है या इन सब के लिए एक ही तरह की पेडागोजी होगी? देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक पेज ले लेते हैं। ओके, देखिए आपकी ये जो बाल विकास है, ये जो बाल विकास है ना, इसमें तो डायरेक्ट आपको वही पेडागोजी पढ़नी है, ठीक है, जो आती है आपकी, वो मेन स्ट्रीम की पेडागोजी पढ़नी है। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में भी एज इट इज़ इसी से क्वेश्चन मतलब आप निकाल सकते हैं पेडागोजी के जो इसके क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ये बाल विकास वाली पढ़ी है तो इसे भी इजीली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब बात करते हैं पर्यावरण की। जो पर्यावरण के लिए है, जो पर्यावरण की पेडागोजी है, वो थोड़ी सी लेंदी कर दी जाती है। वो आपके मतलब जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी लेंदी होगी, 3 to 4 लाइन्स आ सकता है। तो उसमें वो पूछेंगे किससे रिलेटेड, आपके बच्चे के आसपास की जो एनवायरनमेंट में चीज़ें हो रही हैं ना, उससे रिलेटेड चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। तो अगर आपका जो सेंस है वो काफ़ी अच्छा है तो आप उसमें से चूज़ करके ईज़िली लगा लेंगे, नहीं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको ईज़िली आ जाती है, क्योंकि बेस जो है पेडागोजी का वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। जो CDP में आपने पढ़ा है वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है, फिर आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं और देन ऑल क्लियर। ओके, अब बात करते हैं मैथ की। अच्छा, मैथ्स में भी आती है 15 नंबर की पेडागोजी, और भाई ये पेडागोजी ना बिल्कुल मतलब बहुत ही अलग होती है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप इतनी पेडागोजी पढ़ लीजिए, बिल्कुल आपका यहाँ से मैं जेन्युइन चीज़ बता रही हूँ, और इसमें ही नंबर कम हो जाते हैं, क्योंकि 15 नंबर की जो मैथ आती है ना, जो क्वेश्चन वाली मैथ आती है, लैंग्वेज वाली नहीं बोल रही हूँ, जिसमें आपको भिन्न दे दी जाती हैं या कुछ और चीज़ दे दी जाती है, मतलब जो मोस्टली मैथ से रिलेटेड है, लैंग्वेज में नहीं है, वो तो आप कर ले जाएंगे क्योंकि वो तो ईजी होती है। पेपर तो आपका लेवल 1 का है ना, 1 to 5 का, तो वो तो आप कर ले जाते हैं। लेकिन जो ये पेडागोजी आती है ना, इसमें धराशायी हो जाती है। तो इसमें मोस्टली 10 नंबर आप अपने मान के चलिए। इसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं, उसकी पेडागोजी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, वो आपको पढ़नी पड़ती है क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला। और थोड़ी बहुत जो मैथ की थ्योरीज़ होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ी होगी, परिमेय संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, है ना, इनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, कंसेप्ट होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं आपसे, है ना। और जो योग तत्समक नियम होते हैं, है ना, साहचर्य नियम वगैरह आपने पढ़े होंगे ना, ये सारे नियम, इनसे मैं आपको पूरा बताऊंगी जब मैथ्स स्टार्ट करेंगे ना, तो सारी चीज़ें बताएंगे।
तो ये मैथ्स में पूछ ली जाती हैं। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो हमने ये हिंदी के लिए बाल विकास के लिए पढ़ी है तो उससे थोड़ी सी अलग चली जाती है, स्ट्रीम में नहीं रहती। तो इसके लिए इसमें आपको एफर्ट्स देने पड़ते हैं, झूठ मैं बोलूँगी नहीं, जो जेन्युइन चीज़ है जो मैंने की है वही मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि हवाबाजी करना तो मेरा कोई पर्पज़ है नहीं, जो रियल चीज़ है वही मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। मैथ्स के बाद आते हैं, मैथ्स के बाद क्या बचा, क्या बचा अब 1 2 3 4 हो गए, अच्छा 5वां बच गया। अच्छा संस्कृत को ले लेते हैं पहले, संस्कृत बच गई, ठीक है। मान लीजिए आपकी जो लैंग्वेज, अभी मैं इंग्लिश का भी बताऊंगी, मान लीजिए आपकी लैंग्वेज है संस्कृत, मैंने संस्कृत ही ली थी, ओके। चलिए संस्कृत में देखते हैं इसमें क्या होता है, 2 सेगमेंट में बट जाता है। एक आपका आता है पैसेज जो कि 15 मार्क्स का हो जाता है, और 15 मार्क्स की आती है इसमें पेडागॉजी, ओके। 15 मार्क्स की क्या आती है इसमें, पेडागॉजी आती है। अब इस पेडागॉजी में क्या आता है, इस पेडागॉजी में वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं यहाँ पर, कहाँ पर, CDP में पढ़ चुके हैं। बस क्या हो जाता है, हिंदी लैंग्वेज की जगह यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज में, मतलब जो संस्कृत की लैंग्वेज होती है, जैसे मतलब बालकहा है ना, ऐसे करके इस लैंग्वेज में आपको वही सेम पेडागॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना होता है, क्योंकि आपका बेस तो क्लियर हो ही गया है, आपको उस लैंग्वेज को समझने के लिए, और इनकी जो कुछ टर्म्स होती हैं, मतलब जैसे कि हर एक लैंग्वेज की एक टर्म्स होती है, एक टर्म होती है सबकी, तो उस टर्म को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही सहारा लेना है। मैंने जेन्युइनली बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के लिए तो सिर्फ प्रीवियस ईयर ही किए थे और उससे मेरा काम चल गया था, ठीक है। तो आगे इसके लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ती है, संस्कृत लैंग्वेज इतनी ईजी नहीं है। तो इंग्लिश में भी सेम वही चीज़ रहती, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस गाइज, तो इसे आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए इंग्लिश के लिए देख लेते हैं जल्दी से। इंग्लिश में भी दोस्तों वही है सब, इंग्लिश में भी मैंने तो नहीं ली थी, बट मैं इंग्लिश के लिए आपको बता रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इंग्लिश में भी देखो पैसेज आता है, और 15 नंबर की आपको पेडागॉजी जो उसकी होती है लैंग्वेज की वो आती है, ठीक है। जो जब इसे हम करवाएंगे, आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड्स में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। देखिए पैसेज 90 नंबर की पेडागॉजी क्लियर हो गई आपको। अब आते हैं अपने नेक्स्ट 30 मार्क्स पर, जो कि पैसेज में से हम लोगों को ईजिली मिल जाएंगे। और पैसेज इतने ईजी होते हैं कि आपको जस्ट क्वेश्चन रीड करना है, जस्ट आपको आंसर मिल जाएगा पैसेज से, ओके। तो हिंदी में 15 नंबर की पेडागॉजी हो गई, 15 नंबर का आता है पैसेज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, सेम इंग्लिश एंड संस्कृत जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। इसमें भी 15 नंबर की आपको पैसेज आता है, उसमें से आपको ईजिली दोस्तों ईजिली आपको मिल जाते हैं, और इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप बताइए, क्या आप ये काम भी खुद से नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को रीड करके, पैसेज को रीड करके उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे? अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इतने कंपटीशन में। और इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए उनके थ्रू, बस आप उनको एक अच्छे से पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत हो जाएगा। ये 30 नंबर जो है ना, इस 30 नंबर में से आप, मैं गारंटेड कह सकती हूँ, आप 18 अच्छे से स्कोर कर लेंगे। फिर भी मैंने 2 मार्क्स काट दिए, अगर आप वो भी ध्यान से पढ़ेंगे तो। या पेपर के ऊपर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें लैंग्वेज में टफ दे दी जाती हैं तो वो नंबर कट ही जाते हैं, तो जनरली ऐसा हो जाता है, इसीलिए सॉरी मैंने 18 लिख दिया, 28 मार्क्स, ओके। तो इतना आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और आगे देखते हैं क्या है, हमारे कितने मार्क्स हो गए, 90 + 30, यानी कि हमने 120 मार्क्स का देख लिया है अपना। और अब देखते हैं जो रिमेनिंग 30 मार्क्स हैं वो कहाँ कहाँ से बच रहे हैं। EVS, जैसा कि मैंने बताया, EVS में 15 नंबर की तो पेडागॉजी हो गई। अब जो एक्सेप्ट 15 नंबर हैं, जो 15 नंबर का बच गया है, उसमें से क्या आता है, जो हमारी 3rd, 4th और 5th में NCERT चलती है, किसमें, जो प्राइमरी की जो आपके प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, वहाँ पर जो आपकी चलती हैं 3री, 4थी और 5वीं की पर्यावरण अध्ययन की किताबें जो चलती हैं ना, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनसे। मैं आपको करवाऊंगी भी, ओके, प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगी, और जो आपके NCERT में आते हैं वो भी करवाऊंगी, ओके। तो मैथ में सेम वैसा ही है, पेडागॉजी हो गई और 15 नंबर की जनरल क्वेश्चन हो गए। इसे आप सिंपली प्रीवियस ईयर के थ्रू आप करेंगे, क्योंकि आपका जो बेस है वो इतना होता है ना, तो आप प्रीवियस ईयर के थ्रू जाएंगे तो आपका क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब क्या हो गया,
यस, अब बात करते हैं गोल की कि हम अपने मार्क्स कैसे अचीव करेंगे। हमने सारा सिलेबस देख लिया है कि किस किस सब्जेक्ट से, किस किस सेगमेंट से कितना आता है, कितने कितने नंबर का होता है। मैंने सारा का सारा डिवाइड कर दिया, ठीक है, जिसमें आपकी 90 नंबर की हो गई पैडागॉजी और जो पैसेज थे आपके, वो पैसेज कितने नंबर के हो गए, 30 नंबर के, और जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा था वो भी आपका 30 नंबर का हो गया। तो ऐसे हमारा पूरा 150 हो चुका है। अब देखते हैं कि हमें किस सेक्शन से कितना स्कोर अचीव करना है। ओके, तो पहले बात करते हैं CDP की, जो कि 30 नंबर का पूरा सेक्शन है। ये दोस्तों इतना इजी होता है ना कि आप कंसेप्ट पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और आप 28 से 29 नंबर बिल्कुल पा सकते हैं। इनफैक्ट लोगों के 30-30 नंबर भी आए हैं। कोई भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी पेपर आता है। लेवल 1 का पेपर है और लेवल 2 का भी सेम, लेवल 2 के लिए भी सेम ही पैडागॉजी पढ़नी पड़ती है, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ता आपको, सेम काम करती है दोनों के लिए, ठीक है। और जो EVS है, EVS में आप 25 स्कोर करना है, तब आपका पूरा बनेगा कितना, 120 प्लस। तब 120 में 120 प्लस बता रही हूँ, समझ रहे हो ना, मैं बिल्कुल हाई पे जा रही हूँ। आप इतना करेंगे ना तब आपका इजीली मतलब 100 तो पार करना ही करना है आपको, है ना। अगर आपने इतना कर लिया ना 100 तो पार हो ही जाएगा। पास होने का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो आप अपने ही आप हो जाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स में क्या है, मैथ्स में भी आपको 20 प्लस लाने हैं। जो रियल वैल्यू है मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है मैथ में मैंने इतना डाउन क्यों लिया, क्योंकि जो मैथ की पैडागॉजी होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, बुक्स में या कहीं पे मतलब मिलती नहीं है ईजिली। वो आप पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर लगा लीजिए और जितना भी अवेलेबल है वो पढ़ लीजिए कंटेंट। बट फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टीचर्स जो सॉल्व कराते हैं ना, उनको भी समझ में नहीं आता कि भाई इसका आंसर क्या है। जब सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आती है तब उसका आंसर पता चलता है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न उनमें होता है ना। तो आप इसे मान के चलिए कि आप जो 15 नंबर है वो तो आप पूरे के पूरे ला ही लेंगे। जो जनरल मैथ आती है वो तो बहुत ही ईजी होती है ना, उसमें 15 ला लेंगे आराम से। और जो ये आपकी मतलब पेडागोजी वाला सेक्शन है 15 नंबर का, उसमें आप 10 प्लस ला लेंगे। इतनी टफ भी नहीं होती। मैंने बोला कुछ 4 से 5 क्वेश्चन वो ऐसे डाल देते हैं जो दिमाग घुमा देते हैं। अगर वो भी आपका तुक्का सही लग गया ना तो वो भी सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, मैथ हो गया। इसके बाद हिंदी की पेडागोजी बहुत ही ईजी होती है। बस बच्चा देखिए, जहाँ पर जिस ऑप्शन में बच्चे से रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ लिखी हो ना वही आंसर हो जाना है, बहुत इजी होता है। और 15 नंबर का पैसेज आता है, तो इसमें मैंने कम ही लिखे हैं 25 प्लस। अगर बहुत इजी आता है और आपका अगर दिमाग सही रहा ना, प्रेशर आपने कम लिया, तो आपके अच्छे से 28 to 29 या 27 to 28 ईजिली आ जाएंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, इंग्लिश या संस्कृत। तो इसमें इंग्लिश और संस्कृत बिल्कुल ही अलग हो जाता है। जिसने लैंग्वेज संस्कृत ली है, जिसने लैंग्वेज इंग्लिश ली है, तो पहले संस्कृत वालों के लिए समझ लेते हैं। संस्कृत में क्या होगा, जो भी पैसेज आया है वो तो आप इजीली कर लेंगे, 15 आउट ऑफ 15 हो जाएगा, ठीक है। और 15 नंबर का जो बचता है इसमें पेडागोजी। कभी कभी क्या होता है कि टर्म्स समझ में नहीं आती जो संस्कृत की लैंग्वेज में लिखी होती हैं। मैं आपको जब प्रीवियस ईयर कराऊंगी तब आपको लगेगा, तब आप पहचानेंगे कि कुछ टर्म्स आपके समझ में नहीं आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कन्फ्यूज़न इतना हो जाता है ऑप्शंस में कि आप चूज़ नहीं कर पाते सही से। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, ये वाला जो सेक्शन होता है ना, इसकी एक अलग बुकलेट मिलती है। इस एक बुकलेट मिलेगी आपको जिसमें ये चारों चीज़ें होंगी, ठीक है। और एक बुकलेट मिलेगी जिसमें आपकी इंग्लिश और संस्कृत होगी, या मतलब संस्कृत के लिए, लैंग्वेज के लिए अलग से मिलती है बुकलेट, तो उसमें हो जाते हैं कन्फ्यूज़। इसकी बुकलेट अलग मिलती है और इंग्लिश तो शायद इसमें ही होती है, लेकिन संस्कृत के लिए बुकलेट अलग मिलती है। तो होता क्या है, हम इंग्लिश और संस्कृत लास्ट में करते हैं। ये दोनों लैंग्वेज जिसने भी जो आप टिक किए वो लास्ट में करते हैं। लास्ट में टाइम इतना कम बचता है ना कि प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि आपको बस ये लगता है कि बस गोले भर दें, मतलब भर दें, बस पता ना चल रहा है कि किसका क्वेश्चन का आंसर किस में लगा रहे हैं। बस मतलब 5-10 मिनट बचते हैं गोले भरने के लिए, क्योंकि घर पे बैठे हैं तो आपको सिर्फ मतलब टिक करना है, हाँ ये सही है, हाँ ये सही है। बट वहाँ पे क्या है, फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती हैं। कई बार वो लोग सिग्नेचर लेने आते हैं, फिर आपको OMR भी पूरी अच्छे से फिल करनी होती है, और फिर जो गोले होते हैं उनको भी भरना होता है अच्छे से भरना। वो
आपके हाईलाइट नहीं होंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है। तो उस प्रेशर में टाइम कब चला जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। तो उस हड़बड़ी में, उस घबराहट में क्या होता है, जो संस्कृत की पेडागॉजी के जो क्वेश्चन है वो आपको सिर्फ एक नज़र में पढ़ने होते हैं और उनका आंसर करना होता है, उतना ही टाइम होता है लिमिटेड। तो उसमें क्या होता है, उसमें हो जाती है गड़बड़ी और ज़रा सा आप मीनिंग समझने में कंफ्यूज हुए तो आंसर आपका मिस हो जाता है ना, तो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो उस हिसाब से मैं इसमें लेके चलती हूँ 15 में आप 12+ ला लेंगे आराम से, ठीक है। कितना, ठीक है, तो इतने आपके आ जाएंगे। अगर प्रेशर रहा या कुछ चीज़ें सही नहीं हुई तो आपका इतना हो सकता है, बाकी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। सेम इंग्लिश में होता है। क्लियर हो गया ना सारा कुछ। तो दोस्तों यही मैंने किया था और इसी से मेरे 120 मार्क्स आए हैं सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट में। और मैं बताऊँ ना, 1 महीने से पहले मुझे सीटेट के बारे में ना मतलब मैं कहूँ तो इसका सीबी मुझे पता नहीं था। मतलब हाँ, ये तो पता था, ये कहूँगी कि मुझे सीटेट देना है, ओके। मैंने क्या किया था, 1 महीने उससे पहले मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, तो मैं एडमिट वगैरह थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला और मेरे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम था। 1 महीने का डेट आ चुकी थी एग्ज़ाम की, तब मैंने धुआंधार प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मेरे पास लिमिटेड टाइम था और मैं कोचिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकती थी। तो मैंने उसमें अपनी जी जान लगाई और जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए और चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर डालें, मैं उन सभी का रिप्लाई दूंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।